हेलो, नमस्कार दोस्तों। मैं डॉक्टर दिलीप गंगवार आपका स्वागत करता हूँ डीके कैरियर क्लासेस में, आपके परिवार में। जैसा कि दोस्तों आपको पता है, मैंने इंट्रोडक्शन में पहले ही बता दिया था कि मैं यूपी टेट के सिलेबस में पर्यावरण अध्ययन और जनरल साइंस का पोर्शन देखूंगा। तो मैं आज आपको यहाँ सबसे पहले अपनी विषय वस्तु के बारे में बताना चाहूँगा कि कक्षा 1 से 5 तक के लिए जो यूपी टेट का सिलेबस है, उसमें पर्यावरण अध्ययन में आप लोगों को किस किस चीज़ का अध्ययन करना है। तो मैंने सिलेबस पूरा जो है बोर्ड पे आपको लिख दिया है, मैं उसके बारे में बताने जा रहा हूँ। तो आप सब लोग देखें, आपको पर्यावरण अध्ययन से संबंधित क्या क्या सब्जेक्ट को पढ़ना है, किस किस कंटेंट को पढ़ना है। जैसा कि आप लोग यहाँ पे देख रहे हैं, लिखा हुआ है पाठ्यक्रम उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा पीईटी कक्षा 1 से 5 के लिए। तो कहने का मतलब ये है, ये प्राइमरी वाला जो पेपर होता है, पहला पेपर, उसका यहाँ पे सिलेबस मैंने नोट करा है। ये विषय वस्तु है पर्यावरण अध्ययन, जो कि आपके 5 विषय से मिलकर बना हुआ है। जैसा मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि पर्यावरण केवल सुनने में पर्यावरण लगता है, लेकिन वो कई विषय का एक कॉम्प्लेक्स सब्जेक्ट बन जाता है। तो उसमें 5 विषय देखो, पहले विज्ञान है आपका, इसके बाद इतिहास, उसके बाद भूगोल, उसके बाद नागरिक शास्त्र एवं पर्यावरण। तो ये 5 सब्जेक्ट से मिलकर बना हुआ है आपका पर्यावरण अध्ययन। तो आपको पांचों विषय के बारे में गहरी नॉलेज होनी चाहिए, डीप नॉलेज होनी चाहिए, तभी आप सारे सब्जेक्ट को अच्छे से कवर कर पाएंगे। आइए तो हम लोग चलते हैं विषय वस्तु पे कि कौन कौन सी विषय वस्तु हम लोगों को इसमें अध्ययन करनी है। तो जैसे कि का विषय वस्तु लिखी हुई है, तो उसमें सबसे पहला जो आपका कंटेंट है या जो टॉपिक है, वो है मेरा परिवार। कि परिवार क्या होते हैं, परिवार में कौन कौन लोग रहते हैं, एकल परिवार कौन से होते हैं, सामूहिक परिवार कौन से होते हैं, ये सब आपको पर्यावरण अध्ययन में पढ़ाया गया है। इसके बाद आता है हमारा अगला टॉपिक भोजन। भोजन क्या है, भोजन की आवश्यकता क्यों पड़ती है हम लोगों को। जो लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं, चाहे उसमें पेड़ पौधे हों, चाहे उसमें जीव जंतु हों, चाहे मनुष्य हो, भोजन की आवश्यकता सभी को पड़ती है। और हमें किस किस तरह का भोजन लेना चाहिए जिससे हमारा स्वास्थ्य बना रहे। हमें प्रोटीन, विटामिन, फैट, खनिज, मिनरल सबकी आवश्यकता होती है। तो ये सब हम भोजन में स्टडी करेंगे। उसके बाद आता है हमारा स्वास्थ्य एवं स्वच्छता, कि हम लोग किस तरीके से स्वस्थ रहे, किस तरीके से स्वच्छता बनी रहे। साफ सफाई का विशेष ध्यान रखना पड़ेगा, जिससे हम लोग कम से कम बीमार पड़े और हमारा स्वास्थ्य ठीक रहे। इसके बाद आता है आवास। आवास का मतलब जहाँ हम लोग रहते हैं, जो हमारा घर होता है। तो पशु पक्षियों के भी आवास होते हैं, हम लोगों के भी आवास होते हैं, जानवरों के भी आवास होते हैं। आपको ये बताया जाएगा कि कौन सा जीव जंतु किस तरह के आवास में रहता है। इसके बाद नेक्स्ट आता है पेड़ पौधे एवं जंतु। किस किस तरह की पृथ्वी में पेड़ पौधे पाए जाते हैं, किस किस तरह के जीव जंतु पाए जाते हैं, और हमारा परिवेश, हम किस परिवेश में रहते हैं। पर्यावरण जो चारों ओर से घेर के रखता है, जैसे जल है, नदियां हैं, पठार हैं, ये सब हमारे परिवेश में आते हैं। इसके बारे में आपको बताया जाएगा। अगला आता है मेला। आपने बेटा मेले देखे भी होंगे, कहीं रामलीला का मेला लगता है, कहीं गणेश चौथ का मेला लगता है, कहीं किसी चीज का मेला लगता है। तो ये मेले आपको पढ़ाए जाएंगे कि यूपी के किस किस जगह पर कौन कौन से मेले लगते हैं। ये आपसे पूछे जाते हैं परीक्षाओं में, कई बार मेलों को पूछा गया है। तो मैं आपको यहाँ पे मेला के बारे में बताऊंगा। नेक्स्ट है स्थानीय पेशे से जुड़े व्यक्ति। स्थानीय पेशे से जुड़े व्यक्ति का मतलब होता है कि कौन व्यक्ति किस व्यवसाय को कर रहा है, वो अपनी जीविका कैसे चला रहा है। हर व्यक्ति को अपना जीवन जीने के लिए कुछ ना कुछ कार्य करना पड़ता है, तो उसको हम लोग कहते हैं स्थानीय पेशे। जैसे मान लो कोई बाल काटने वाला है, तो उसको हम लोग नाई कहते हैं या बार्बर कहते हैं। जूते सिलने वाले को हम लोग मोची कहते हैं, समझ रहे हैं। तो इस तरीके से जिसका जो कार्य होगा, स्वास्थ्य परीक्षक को हम लोग डॉक्टर कहते हैं। तो ये सब स्थानीय पेशे में आते हैं, तो ये आप लोग आराम से स्टडी कर लेते हैं। इसके बाद आता है हमारा जल, पानी, वाटर, जिसको हम लोगों के लिए अति आवश्यकता होती है। तो हम लोग बेटा बगैर पानी के नहीं रह सकते हैं। तो पृथ्वी पर एक चौथाई भाग पानी पाया जाता है, लेकिन वो सारा पानी हमारे पीने योग्य नहीं होता है, जबकि उसमें मोस्टली पानी होता है वो खारा होता है। जब हम आपको पढ़ाएंगे तो जल के बारे में ब्रीफली बता दिया जाएगा। नेक्स्ट आता है हमारा यातायात एवं संचार। यातायात जो होता है, हम लोग अपने एक जगह से दूसरी जगह कैसे जाते हैं, यात्रा को कैसे पूरा करते हैं, या कोई माल है जिसकी हम लोग दैनिक आपूर्ति करते हैं, कहीं दूसरी जगह से आना है, तो वो सब यातायात के माध्यम से, ट्रक हैं, बस हैं, रेल हैं, वायुयान हैं, ये सब हमारे यातायात के साधन हैं। संचार में आजकल आपने देख ही लिया है
कि संचार प्रणाली कम्युनिकेशन कितनी तेजी से बढ़ रहा है। हम लोग पहले 2G में थे, 4G में आ गए, 5G का चल रहा है ट्रेंड। तो ये सब संचार प्रणाली है, यूट्यूब के माध्यम से, फोन के माध्यम से, ट्विटर के माध्यम से, कंप्यूटर वीडियो के माध्यम से, ये सब संचार प्रणाली है। खेल, कौन कौन से खेल खेले जाते हैं, खेल में कैसे खेल की भावना होनी चाहिए, खेलों को भाईचारा के माध्यम से खेला जाना चाहिए, ना कि एक दूसरे से ईर्ष्या से, जेलसी से। तो ये सब आपको खेल एवं खेल की भावना में हम बताएंगे। नेक्स्ट है, भारत में कौन कौन सी नदियां पाई जाती हैं। यहाँ पे हम लोग भारत लेवल की बात कर रहे हैं। इसके बाद हम लोग उत्तर प्रदेश की बात करेंगे। तो हम लोग यहाँ पे भारत की बात कर रहे हैं कि हमारे भारत में कौन कौन सी नदियां पाई जाती हैं, कौन कौन से पर्वत पाए जाते हैं, कौन से पठार पाए जाते हैं, वन कहाँ कहाँ पे पाए जाते हैं, किस किस तरह के वन पाए जाते हैं। यातायात की बात आई, फिर से दोबारा मैं आपको भी रिपीट कर चुका हूँ। महाद्वीप एवं महासागर, जो हमारे यहाँ महाद्वीप है बड़े बड़े, उनके बारे में बताया जाएगा। और महासागर में अटलांटिक महासागर, प्रशांत महासागर, जो भी हमारे यहाँ समुद्र हैं, सागर हैं, उनके बारे में आपको बताया जाएगा। अब हम लोग आते हैं अपने प्रदेश लेवल, यानी कि हम यहाँ पे बात करेंगे स्पेशली उत्तर प्रदेश की। हम लोग यूपी में रह रहे हैं, आप सिलेबस भी उत्तर प्रदेश परीक्षा की बात कर रहे हैं। तो उत्तर प्रदेश में जो नदियां हैं उनके बारे में बताया जाएगा, जो पर्वत है उनके बारे में बताया जाएगा, पठार के बारे में बताया जाएगा। उत्तर प्रदेश में वन किस किस जिले में सर्वाधिक पाए जाते हैं, उनके बारे में बताया जाएगा। यातायात क्या क्या साधन है हमारी यूपी में, किस तरह से हम लोग जगह से दूसरी जगह जाते हैं, उनके बारे में बताया जाएगा। और लास्ट में जो अपना सबसे संवेदनशील मुद्दा है, संविधान। तो संविधान के बारे में बताया जाएगा यहाँ पे कि कौन कौन सी धाराएं हम लोग संविधान में पढ़ते हैं। कोई अगर अपराधी है तो उसको किस धारा के अंतर्गत अरेस्ट किया जाएगा। अलग अलग तरह के अपराध होते हैं तो अलग अलग तरह की धाराएं भी होती हैं। तो ये सब संविधान। नेक्स्ट है शासन व्यवस्था, कि हम लोग उत्तर प्रदेश शासन, जैसे हमारे इसका उत्तर प्रदेश सरकार है, तो उसने अपनी शासन व्यवस्था को किस तरीके से बना रखा है और कितने भागों में बांटा है। स्थानीय शासन व्यवस्था, स्थानीय स्वशासन का मतलब होता है जो लोकल लेवल पे जो व्यवस्था की जाती है उसको हम लोग स्थानीय स्वशासन व्यवस्था कहते हैं। जैसे ग्राम पंचायत, अभी हम सबके यहाँ ग्राम पंचायत के चुनाव हुए थे, आप लोगों ने सबने अपने अपने गांव के सरपंच, गांव के प्रधान को चुना है, तो ये सब ग्राम पंचायत है। इसके बाद नगर पंचायत, जो छोटे छोटे कस्बे होते हैं वहाँ पे नगर पंचायत बनाई जाती है, वो वहाँ की व्यवस्था को देखते हैं। इसके बाद जिला पंचायत बनाई जाती है, जिला पंचायत अपने पूरे जिला लेवल की व्यवस्था को देखता है। पहले हम लोग जिला पंचायत सदस्यों का चुनाव करते हैं और वो सारे सदस्य जब जीत के आते हैं तो वो जिला पंचायत अध्यक्ष का चुनाव करते हैं। तो वो अध्यक्ष जो होता है फिर पूरे जिला पंचायत की व्यवस्था को देखता है। इसके बाद जो बड़े नगर होते हैं वहाँ नगर पालिका बनाई जाती है, और जो महानगर होते हैं बड़े बड़े, बरेली है, दिल्ली है, लखनऊ है, ऐसे बड़े शहरों की व्यवस्था संभालने के लिए नगर निगम की व्यवस्था की जाती है। वहाँ पे महापौर होते हैं, वो वहाँ की व्यवस्था को संभालते हैं। इसके बाद आता है जिला प्रशासन। जिला प्रशासन में हमारे जो डीएम होते हैं, जिनको हम लोग डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट कहते हैं, वो पूरी व्यवस्था को संभालते हैं। और वहाँ पे छोटी व्यवस्थाओं को एसडीएम लगा दिए जाते हैं, जो तहसील लेवल पे होते हैं, वो जिला प्रशासन हमारा कहलाता है। इस तरीके से स्वशासन व्यवस्था चलाई जाती है। अब हम इसकी बात करते हैं प्रदेश की शासन व्यवस्था। तो प्रदेश की जो शासन व्यवस्था है उसमें भी इसी तरीके से उनको अलग अलग भाग में बांटा गया है। व्यवस्थापिका, न्यायपालिका, व्यवस्था कैसे की जाएगी, न्यायपालिका में कोई व्यक्ति जो है गलत फंस गया है या किसी पे कोई धारा लग गई है तो उसको न्याय कैसे मिलेगा, ये सब न्यायपालिका के अंतर्गत आएगा। कार्यपालिका, किस किस तरीके से कार्यपालिका की कौन कौन लोग कार्यपालिका में होते हैं, कैसे वो कार्य करते हैं। राष्ट्रीय पर्व, जैसे हमारे राष्ट्रीय पर्व जो होते हैं, स्वतंत्रता दिवस है, गणतंत्र दिवस है, दीपावली है, ये सब हमारे राष्ट्रीय पर्व हैं। इसके बाद राष्ट्रीय प्रतीक, कौन कौन से हमारे राष्ट्रीय प्रतीक हैं, राष्ट्रीय झंडा क्या है, राष्ट्रीय पशु क्या है, राष्ट्रीय पक्षी क्या है, ये सब राष्ट्रीय प्रतीक हम लोग मानते हैं। मतदान, हम लोग मतदान कैसे करते हैं, हम अपना वोट कैसे डालते हैं, कितने वर्ष की आयु होनी चाहिए तब हम अपना मतदान कर सकते हैं। तो इस तरीके से मतदान के बारे में आपको बताया जाएगा। इसके बाद आती है राष्ट्रीय एकता। सबके अंदर अपने राष्ट्र के प्रेम की भावना होनी चाहिए, क्योंकि राष्ट्र हमारा सर्वोपरि है। अगर राष्ट्र सुरक्षित है तो हम सब सुरक्षित हैं। तो हम सब लोगों को राष्ट्रीय एकता के बारे में बताया जाएगा कि हम भारत जैसे देश में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई आपस में सब भाई भाई सभी लोग रहते हैं, तो किस तरीके से हमें अखंडता को और एकता को बना के रखना है, ये सब आपको राष्ट्रीय एकता के अंतर्गत पढ़ाया जाएगा। इसके बाद हम लोग बात करते हैं पर्यावरण आवश्यकता। पर्यावरण की क्या आवश्यकता पड़ रही है हमें, पर्यावरण के बारे में बहुत हल्ला हो रहा है। कक्षा 1 से लेकर हम लोग हायर एजुकेशन में पढ़ाते हैं, डिग्री कॉलेज तक में पर्यावरण अध्ययन की
सिलेबस को कराया जाता है, तो पर्यावरण के बारे में लोग समझे। छोटे स्तर से ही बच्चों को अध्ययन के बारे में बताया जाएगा, जिससे उनका लगाव पर्यावरण के प्रति रहेगा। पेड़ पौधों को लगाएंगे, उनको संरक्षित करेंगे, तो ये सब पर्यावरण अध्ययन की आवश्यकता होती है। इसका महत्व हम लोगों के लिए बहुत है। जैसे बगैर पेड़ पौधों के लिए हमें कोई भोजन नहीं हो सकता, चाहे पशु पक्षी हो, चाहे हम लोग हो, किसी को भी जो है पर्यावरण की आवश्यकता इसलिए हमें महसूस होती है। उपयोगिता में जो चीज हम लोग पर्यावरण से लेते हैं, वायु है, जल है, भोजन की चीजें हैं, ये सब उपयोगिता है पर्यावरण अध्ययन की। पर्यावरण संरक्षण, हमें किस तरीके से संरक्षण करना है, भूमि का, जल का, पेड़ पौधों का, ये सब पर्यावरण संरक्षण में आएगा। पर्यावरण के प्रति सामाजिक दायित्व हो कि समाज का क्या दायित्व बनता है पर्यावरण के प्रति, पर्यावरण को कैसे वो संभाल के रखें, जिससे हमारी आगे वाली पीढ़ी को देखे। यानी कि अगर हम अभी से पर्यावरण को बर्बाद कर देंगे तो हमारी जो और पीढ़ियां आएंगी हम लोगों के बाद, वो फिर क्या देखेंगे, उनके सामने तमाम समस्याएं हैं। तो इसके बाद जो आता है पर्यावरण संरक्षण, पर्यावरण को कैसे संरक्षित रखें। जैसे मान लीजिए अभी बहुत बड़ी एक हमारे यहाँ महामारी चल रही थी, जिसको कोविड-19 कहते हैं, दूसरी लहर आई थी। तो जहाँ हमारे यहाँ 36 करोड़ देवी देवता माने जाते हैं, उसमें पवन देवता की पूजा हम लोग करते हैं हिंदू धर्म में, फिर भी हमें ऑक्सीजन की कमी पड़ गई। जहाँ पवन देव बैठे वहाँ पवन की क्या कमी पड़ गई। तो ये क्या है, ये सब मनुष्यों के द्वारा ही इस तरह की हरकतें की गई, क्रियाएं की गई, जिसकी वजह से ऑक्सीजन की पूर्ति नहीं हो पा रही और हाहाकार मचा हुआ है। बहुत सारे परिवार बर्बाद हो गए, ऑक्सीजन की कमी में दम तोड़ गए। तो इसलिए हम लोगों को पर्यावरण का संरक्षण करना बहुत ही आवश्यक है। पेड़ पौधे रहेंगे तो ऑक्सीजन मिलती रहेगी, हमारा जीवन यापन होता रहेगा। हेतु संचालित योजना, पर्यावरण हेतु जो पर्यावरण के संरक्षण के कुछ योजनाएं सरकार के द्वारा चलाई गई है, कुछ स्थानीय लोगों के द्वारा चलाई गई है, कुछ एनजीओ के माध्यम से चलाई गई है, जिससे पर्यावरण को संरक्षित किया जा सके। ये सब बताया जाएगा आपको। इसके बाद हम लोग विषय वस्तु खा पे पहुंचते हैं, जहाँ पे हमने बताया अध्यापन संबंधी मुद्दे कि हम लोग किस तरीके से पर्यावरण का अध्यापन करेंगे। यहाँ पे पहला है पर्यावरणीय अध्ययन, अवधारणा और व्यापक। मतलब इसका अध्ययन हम लोग कैसे करेंगे और क्या क्या धारणाएं होगी उसमें और किस तरीके से व्याप्त होगी वहाँ पे सिलेबस या समाज में, तो उनके बारे में हम लोग बात करेंगे। नेक्स्ट है हमारा अधिगम सिद्धांत, किस तरीके से हम लोग अधिगम करते हैं, उनके क्या क्या सिद्धांत हैं। विज्ञान और सामाजिक विज्ञान, तो पर्यावरण में विज्ञान और सामाजिक विज्ञान को भी जो है, एक लाइन मिस हो गई। पर्यावरणीय अध्ययन का महत्व, अभी मैंने आपको वहां भी बताया था पर्यावरण अध्ययन का महत्व, क्या क्या महत्व, तो वही बेटा यहाँ पे रिपीट हुआ दोबारा से। एकीकृत पर्यावरणीय अध्ययन कि कई चीजों को मिला के, जैसे मैंने आपको बताया कि 5 चीजों से, 5 विषय से मिलकर बना पर्यावरण, तो इसीलिए यहाँ पे बताया गया कि एकीकृत पर्यावरणीय अध्ययन, सबको मिला के हमें अध्ययन करना है। पर्यावरणीय अध्ययन एवं पर्यावरणीय शिक्षा, तो पर्यावरण का जो अध्ययन हम करेंगे और पर्यावरण की शिक्षा किस माध्यम से होती है, वो सब आपको इस लाइन के अंतर्गत हम पढ़ाएंगे। नेक्स्ट आता है बेटा अधिगम सिद्धांत, किस तरीके से पर्यावरण के बहुत सारे सिद्धांत दिए गए, बहुत सारी परिभाषाएं दी गई है अलग अलग वैज्ञानिकों के अनुसार, वो सब हम इसमें पढ़ेंगे। विज्ञान और सामाजिक विज्ञान की व्याप्ति, मतलब दोनों को मिला के यहाँ पे पढ़ना है, और संबंध उसके स्थापित कैसे हुए हैं, उसकी अवधारणा प्रस्तुत करनी पड़ेगी। ठीक है, दृष्टिकोण और क्रियाकलाप, क्या क्या दृष्टिकोण है पर्यावरण के अध्ययन का और क्या क्या क्रियाकलाप हम लोग कर सकते हैं, जिसके माध्यम से पर्यावरण के अध्ययन को आसानी से हम लोग समझ सकें और उसको इजी बनाया जा सके। इसके बाद हम लोग आते हैं प्रयोग, व्यवहारिक कार्य कैसे करके प्रयोग करें। हम लोग स्कूल में जाते हैं, लैबोरेटरीज होती हैं, चर्चा क्या करें उस पर, 4-6 बच्चों को बैठा के स्कूल में चर्चा करें, गोष्ठी करें, जिससे वो बच्चे समाज में आएंगे, अपने घर में आएंगे, तो उसके प्रति वो 4 लोगों से बातें करेंगे। सतत व्यापक मूल्यांकन, जिसको हम लोग इंग्लिश में सस्टेनेबल डेवलपमेंट कहते हैं, तो इसको कहते हैं सतत व्यापक मूल्यांकन। यानी कि कुछ चीजों का अंधाधुंध दोहन करना, अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए किसी चीज का अंधाधुंध दोहन करना, तो उसी को हम लोग कहते हैं सतत एवं व्यापक मूल्यांकन। तो हम लोग को सतत और व्यापक मूल्यांकन के बारे में पढ़ना होगा। इसके बाद लास्ट में आता है हमारा शिक्षण सामग्री, कि कौन कौन सी शिक्षण सामग्री की हमें आवश्यकता पड़ती है जब हम पर्यावरण अध्ययन का अध्ययन कर रहे होते हैं या पर्यावरण स्टडीज को हम लोग तैयार कर रहे होते हैं। उपकरण, कौन कौन से उपकरण हमें चाहिए पर्यावरण अध्ययन के लिए, उनके बारे में बताएंगे। समस्याएं, समस्याएं भी बहुत सारी आती है बेटा जब हम लोग किसी चीज की स्टडी कर रहे होते हैं, जब हम लोग फील्ड में स्टडी कर रहे होते हैं, जब हम रिसर्च वर्क कर रहे होते हैं, तो हमें बहुत सारी चीजों का सामना करना पड़ता है। तो वो सब कुछ हम लोगों को जो है समस्या के अंतर्गत आता है। तो
आई होप मैंने जो आपको यूपी टेट का सिलेबस समझाया है, मैं समझता हूँ कि आप लोग समझ चुके होंगे और मैंने पूरा सिलेबस आपको बोर्ड पे लिख दिया है। तो इस सिलेबस को आप लोग आराम से नोट कर लें, सारे कंटेंट को अच्छे से समझ लें और मैं वन बाय वन करके जितने भी कंटेंट यूपी बोर्ड टीईटी कक्षा 1 से 5 के सिलेबस दिखाया है, मैंने जो बताया है आप लोगों को पर्यावरण अध्ययन का, उसका एक एक करके वन बाय वन, जैसे परिवार तो सबसे पहले हम लोग परिवार को पढ़ेंगे, उसके बाद भोजन तो हम भोजन को पढ़ेंगे, इसी तरह से हम सारे टॉपिक वन बाय वन करके कवर करेंगे। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि मेरे रहते हुए आप लोगों को पर्यावरण अध्ययन या जनरल साइंस या सामान्य विज्ञान में कोई दिक्कत होने वाली नहीं है। थोड़ा भरोसा रखिए बेटा, भरोसे से ही दुनिया कायम है और आप लोग अपना मन से स्टडी करते रहिए। आपका बहुत बहुत स्वागत है डीके कैरियर क्लासेस में, डीके कैरियर परिवार में। आपके लिए हम लोग बहुत सारे क्वालिफाइड टीचर मिले हुए हैं, एक लंबा हम लोगों ने समय दिया है शिक्षा जगत में और हम लोगों को बहुत सारे बच्चे पहचानेंगे जब हम लोग आपके सामने आएंगे। तो सारे बच्चे जानते हैं कि कौन डीके सर है, क्या क्या पढ़ा रहे हैं वो। तो ये सब यहाँ आज के लिए इतना, और इसके बाद बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत स्वागत। थैंक यू बेटा, थैंक यू।